गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 6 में साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे बच्चों। चैप्टर 2 में हम हमारा पर्यावरण पढ़ रहे थे। ठीक है बच्चों, हमारा पर्यावरण किन किन घटकों से मिलकर बना है, हमारे पर्यावरण के चारों ओर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि हमारे पर्यावरण के चारों ओर हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, है ना, यानी कि सजीव व निर्जीव दोनों घटक पाए जाते हैं। ठीक है, और दोनों घटकों से मिलकर हमारा पर्यावरण बना होता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, आज हमें जो पढ़ना है हम वो देखेंगे। हमें यहाँ से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आइए देखें सजीव घटक एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं। तो सजीव घटक आप लोग समझ रहे हैं बच्चों, सजीव घटक के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं। सजीव घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, है ना, यानी कि जीव जंतु मनुष्य तो आप लोग जानते ही हैं सजीव घटक है, मगर हमारा जो पौधा है ये भी क्या है, सजीव घटक है ना, इनमें भी जीवन पाया जाता है। तो ये एक दूसरे पर कैसे निर्भर होते हैं बच्चों, इसे हम देखेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, है ना। इनमें से कुछ तो हमें पौधों से प्राप्त होती है और कुछ जंतुओं से। जैसे बच्चों हम दैनिक जीवन में हम डेली पढ़ाई करते हैं तो हम बुक का यूज करते हैं, है ना। और हम बुक मान लो टेबल, बेंच, है ना, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुएं हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जैसे टेबल लिख सकते हो, किताब लिख सकते हो, कुर्सी लिख सकते हो, है ना। तो जो लकड़ियों से बना होता है, ठीक है, तो लकड़ियों से बना हुआ ये टेबल, कुर्सी, है ना, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं बच्चों, ये सब पौधों से प्राप्त होते हैं। तो ये पौधों से प्राप्त होने वाली वस्तु का नाम है। किताब जो है कागज़ किससे बना होता है, ये बाँस से बना होता है, तो ये भी एक पौधा है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें जंतु से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, है ना। जंतुओं से प्राप्त, जैसे मान लो स्वेटर, है ना, ये वस्तु एक स्वेटर है जो ये कहाँ से प्राप्त हुआ रहता है बच्चों, ये भेड़ से, है ना। ऊन कहाँ से प्राप्त होता है, भेड़ से प्राप्त होता है। तो जो स्वेटर बना है वो ऊन से बना है। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ, जंतुओं से। इस प्रकार से आप जंतुओं से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे जो बाजा होता है, बैंड बाजा हो गया, या फिर ढोलक हो गया, तबला हो गया, ये सब कहाँ से, जो जंतुओं के चमड़े होते हैं उनसे बने होते हैं। ठीक है, और चमड़ों से बना होता है, जैसे जूता हो गया, है ना, ये सब जानवरों के चमड़ों से भी बनते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो जंतुओं से बने होते हैं, और बहुत सारे ऐसे वस्तु होते हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो हमें यहाँ पर लिस्ट बनाकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से भोजन के अलावा अन्य चीज़ों के लिए भी जंतु पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, भोजन के अलावा, जैसे आप लोगों को पता है ना, मनुष्य भी क्या है, पेड़ पौधों पर डिपेंड है। किस प्रकार से, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, सब्जी हो गया, है ना। तो ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, वैसे जंतु भी पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड है ना। पर क्या होता है, जैसे पक्षी अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं। जो भोजन के अलावा यदि हम देखें तो पक्षी क्या होते हैं, पेड़ पौधों पे किस प्रकार डिपेंड होते हैं, घोंसला पेड़ों पर ही बनाते हैं ये, है ना। और कई कीट पतंगे भी पेड़ों पर रहते हैं। कई फूलों में परागण की क्रिया कीड़ों और छोटे पक्षियों द्वारा होती है। कुछ बीज और फल जंतुओं के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रकार जंतु और पौधे एक दूसरे पर डिपेंड हैं। बच्चों यहाँ पर परागण का मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो कीट हैं, पक्षियाँ हैं, है ना, परागण की क्रिया कैसे होता है। किसी पुष्प के पराग कोशों से निकले हुए परागकणों को या परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, है ना। यहाँ पर आप लोग इतने ही समझिए, क्योंकि परागण प्रकीर्णन जो चैप्टर है हमारा उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पर यहाँ पर आप लोग यही समझिए, जो परागकोश होता है ना, किसी भी पुष्प का परागकोश होता है, तो उससे निकले हुए जो पराग के कण होते हैं, है ना, उसे वर्तिकाग्र पर
पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, परागण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ प्रकीर्णन है ना, पशु पक्षी हो गए, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पशु पक्षी हो गए या फिर मनुष्य या तथा फलों तथा बीजों के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, फल जो जंतुओं के द्वारा क्या होते हैं, प्रकीर्णन करते हैं, उनमें कुछ विशेष तरह की रचनाएं होती हैं, जैसे अंकुश, कांटे, नोक, सल्क, कड़े रोम आदि, है ना, ये सब। तो क्या होते हैं, फल जंतु के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं और फिर वहाँ पर वो क्या हो जाते हैं, वो बीज अंकुरित हो जाते हैं और फिर से वहाँ पौधा का रूप ले लेते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार जंतु और पौधे एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं। मतलब पौधे किनके द्वारा वहाँ पर ग्रोथ किया, किनके द्वारा वृद्धि किया, जंतुओं के द्वारा, क्योंकि वो बीज किससे चिपक कर आया था, जंतुओं से, और जंतुओं के कारण वो दूसरी जगह पे क्या हो गए, पेड़ पौधे का रूप बन गए। ठीक है, वो बीज अंकुरित हो गया और पौधा बन गया और वो इस प्रकार से क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जंतु और पौधे एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे 2.3 घटकों का ढीला होना या फिर पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, हम जानते हैं कि घटक का ढीला हो जाना ही क्या कहलाता है, पर्यावरण हमारा क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, जैसे जीवन का जाल खेल में आपने देखा कि किसी एक घटक के होने या ना होने अथवा ढीला होने पर पूरे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। हम ये पढ़ चुके हैं बच्चों, हम खेल भी खेल चुके हैं। एक जो हमने जाल खेल में हमने देखा था कि कोई भी एक घटक वहाँ से हट जाता है ना, तो क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पर्यावरण पर। आइए अब देखें कि यह कैसे होता है। वायु, मिट्टी, जल आदि घटक ऐसे हैं जिनका अन्य सभी घटकों से संबंध है। ठीक है, अन्य सभी घटक, सजीव घटक, निर्जीव घटक, सभी घटकों से इनका संबंध है। ठीक है बच्चों, और आप लोगों को पता है वायु, मिट्टी, जल ये क्या है, निर्जीव घटक हैं। ठीक है, और इनका और भी जितने घटक हैं सभी से संबंध है, इसे हमें देखना है। जैसे बच्चों देखो यहाँ पर 2.3.1 वायु प्रदूषण है ना। वायु घटक के ढीले होने का क्या मतलब होता है, यदि वायु घटक क्या हो गया, ढीले हो गया, तो क्या मतलब हो सकता है। आपने देखा कि वाहनों से निकलने वाला धुआं सांस के साथ शरीर में जाता है तो उससे बेचैनी होती है और आँखों में जलन होती है। यदि घर में चूल्हे का या अन्य कोई धुआं भर जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों आप लोगों ने देखा है, अगर घर में हम चूल्हे जलाते हैं तो उसके धुआं अगर घर में भर जाए तो हमें सांस लेने में परेशानी होती है, बेचैनी होने लगती है और आँखों में जलन भी होने लगती है। यदि घर में चूल्हे का या अन्य कोई धुआं भर जाए तो अच्छा नहीं लगता है ना, हमें अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि धुएं में क्या होती है, विषैले गैसें होती हैं जो कि हमें सांस लेने में परेशानी होती है, आँखों में जलन होती है ना, जो वायु में मिल जाने पर इसे खराब या प्रदूषित कर देती है ना। ये सब क्या करते हैं, वायु में मिल जाने के बाद वायु को प्रदूषित कर देते हैं। कारखानों से निकलने वाला धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है। इसी प्रकार वायु में अधिक धूल होने पर भी वह प्रदूषित हो जाता है और जीवों के लिए क्या होता है, हानिकारक बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के ढेर देखे हैं। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, सड़क के किनारे पेड़ पौधे होते हैं, उनके पत्तियां जो झड़े होते हैं वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, बहुधा इन्हें जला दिया जाता है ना। बहुधा मतलब इनको अधिकतर है ना क्या हो किया जाता है, जला दिया जाता है। प्रायः किसान भी कटाई के पश्चात खेतों में सूखी पत्तियां, फसली पादपों के अपशिष्ट तथा भूसे जैसे अपशिष्टों को जला देते हैं। यहाँ जो अपशिष्ट है, अपशिष्ट मतलब जो हमारे यूजफुल नहीं है ना, यूजलेस हैं, अपशिष्ट हैं जो हम जैसे फसल होते हैं, मान लो मूंगफली है, ठीक, तो मूंगफली का जो दाना होता है हमारे लिए यूजफुल है, खाने में काम आता है, पर जो उसके छिलके होते हैं वो हमारे लिए यूजलेस है, वो कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, और जो सब्जियां होती हैं उनके छिलके अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं, जो हमारे काम लायक नहीं होते हैं, है ना, उपयोगी नहीं होते हैं।
तो इस उसे ही हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से क्या होते हैं, जो फसल उगाते हैं या सूखी पत्तियां होती हैं, ये सब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। भूसे जैसे अपशिष्ट हैं, तो इनको क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। इन्हें जलाने पर इनसे हानिकारक गैसें तथा धुआं उत्पन्न होता है। इससे भी वायु प्रदूषित होती है। अतः यह आवश्यक है कि ना तो हम कचरा जलाएं और ना ही हम किसी की और ना ही किसी को जलाने दें। ठीक है, यहाँ पर को होगा। ठीक है, किसी को जलाने दें। सोचिए कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। अपने विचारों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो हमें प्रदूषण को रोकने के लिए बच्चों क्या क्या करना चाहिए। हमें जो सूखी पत्तियां हो गए, जो फसलों के जो बचे होते हैं भूसे, उसको नहीं जलाना चाहिए, है ना। इससे क्या होता है, गैसें उत्पन्न होती हैं। बहुत ज़्यादा जो विषैले गैसें वाहनों के कारण और अन्य उद्योगों के कारण, जो कारखाने होते हैं उनसे जो निकलते हैं हानिकारक धुएं, उन्हें हमें उसके जो निकास नली है, हमें उस पर ध्यान देना है कि वो निकास नली काफ़ी ऊपर हो, ताकि वो हमारे वायुमंडल में आसानी से ना फैले, जल्दी ना फैले, वो ऊपर की ओर चला जाए। ठीक है, इसी प्रकार हम देख सकते हैं 2.3.2 जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण किन कारणों से होता है और हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं, इनके बारे में देखेंगे। सभी जीवधारियों के लिए जल आवश्यक है ना। क्या बिना जल के कोई जीवधारी जीवित रह सकता है। तो बच्चों, बिना जल के तो कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता। जैसे जीव जंतु, मनुष्य, ना ही पेड़ पौधे, है ना, पौधे भी जीवित नहीं रह सकते। सोचिए जीवधारी के लिए कौन सा जल अच्छा रहेगा, साफ या गंदा। तो यहाँ पर बच्चे आप लोग समझ सकते हैं कि गंदा जल तो हानिकारक ही होता है और साफ जल ये क्या है, अच्छा होता है। अब देखिए, नालियों, गटरों आदि का गंदा पानी और कारखानों से निकलने वाला विषैला पानी नदी, नालों और तालाबों में मिलकर इसे गंदा करता है ना बच्चों। क्या होता है, जो हमारा नाली हो गया, गटर हो गया, ये सब गंदा पानी, कारखानों से निकलने वाला पानी, ये सब क्या होता है, विषैला होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, नदी नालों से निकलकर तालाबों में मिलकर तालाब को भी क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। ठीक है, जिससे कई जीवधारी क्या होते हैं, मर जाते हैं तथा मनुष्य और बड़े जानवर बीमार हो जाते हैं, है ना। छोटे जीवधारी तो मर जाते हैं और जो मनुष्य हो गए, बड़े जानवर हो गए, ये क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए कि जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सके। तो हमें इन बीमारियों से बचने के लिए क्या करना है बच्चों, हमें सोचना है कि जल प्रदूषण को कैसे रोकें। ठीक है, हमें जल प्रदूषण को रोकना है। अब देखिए, वर्षा जल संग्रहण। संग्रहण मतलब, वर्षा मतलब आप लोग जानते हैं जो वर्षा का जल होता है, अभी जैसे बारिश का मौसम है ना, तो वर्षा का जल को हम कैसे इकट्ठा करें। ठीक है, संग्रहण मतलब इकट्ठा करना। बारिश के पानी को इकट्ठा करना, उसका भंडारण कर बाद में उसका उपयोग करना, जल की उपलब्धता को बढ़ाने का एक तरीका है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग ये जानते हैं कि जो जल की उपलब्धता है ना, उनको बढ़ाने का एक तरीका है कि जो बारिश होता है, बारिश की जो पानी है, उसको क्या करना है, इकट्ठा करना है ना, उसका भंडारण के बाद उसका उपयोग करना है। ठीक है, इस प्रकार वर्षा के जल को एकत्र करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है ना। वर्षा के जल को हम एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं, यही क्या कहलाता है, जल संग्रहण कहलाता है। इसका मूल्य आधार है जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। जल जहाँ भी गिरता है, पानी जहाँ भी गिरता है, वहीं पर आपको एकत्रित करना है। वर्षा जल संग्रहण के तरीके, ये कैसे हम वर्षा के जल को इकट्ठा कर सकते हैं, इसके तरीके हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे भवनों की छत। भवनों मतलब आप लोग समझते हैं, जो भी भवन है, घर है ना, उनके छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं, है ना। छत में क्या है, जो उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं, जिन्हें उपयोग करने से पहले नीचे बैठने दिया जाता है। इस जल को भंडारण
टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने गड्ढे तक भी ले जाया जा सकता है, जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भूमि के जल की पुनः पूर्ति करता है। रिसाव मतलब आप लोग समझ सकते हैं, है ना, रिश्ता है बच्चों। ये क्या होगा, भूमि जो है हमारा, जो जमीन है ना, ये क्या करेगा, जो पानी है उसका रिसाव करेगा। मिट्टी क्या करता है, पानी को सोखता है, अंदर तक ले जाएगा और क्या करेगा, जो पानी का हमारा लेवल है, स्तर है, उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम सेकेंड देखेंगे। एक दूसरा तरीका है सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल सीधे भूमि में पहुंचाने दिया जाए। ठीक है, ये दूसरा तरीका है बच्चों, जो सड़क के किनारे जो नली बनी होती है, नालियाँ बनी होती हैं ना, तो इनके द्वारा एकत्रित जो वर्षा का जल है सीधे कहाँ छोड़ दिया जाए, भूमि में पहुँचने दिया जाए। ठीक है, इस प्रकार हम जल संग्रहण करने का तरीका पढ़े बच्चों। अब हम देखेंगे बच्चों 2.3.3 भूमि प्रदूषण, है ना। अब भूमि प्रदूषण मतलब हमारा जो भूमि है वो किस प्रकार से प्रदूषण होता है और उसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, है ना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ भोजन की आवश्यकता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ना। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या में वृद्धि होगी तो बच्चों भोजन की आवश्यकता की भी वृद्धि होगी, है ना, हमें भोजन की आवश्यकता अधिक पड़ेगी। तो ये दिन प्रतिदिन जनसंख्या के कारण भोजन की आवश्यकता भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह की रासायनिक खाद, कीटनाशी आदि का प्रयोग किया जा रहा है ना। कीटनाशी मतलब जो कीटों को मारने वाला जो दवाई है, इन सभी का हम उपयोग करते हैं। और क्या होता है, जो रासायनिक खाद है इसका उपयोग कर रहे हैं ताकि जो फसल है वो अच्छे से हो और हमें अधिक मात्रा में प्राप्त हो। इनमें से कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे हैं जिनकी अधिकता भूमि को प्रदूषित करती है और धीरे धीरे उसकी उपजाऊ शक्ति को कम कर देती है। इसलिए खेतों में अधिक से अधिक प्राकृतिक खाद जैसे गोबर की खाद आदि का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है ना बच्चों। क्या होता है, रासायनिक खाद, कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जा रहा है, जिसके कारण से हमारा भूमि जो है क्या है, प्रदूषित होता जा रहा है। ठीक है, हमारा जो मिट्टी है प्रदूषित होता जा रहा है, तो उन्हें बचाने के लिए हमें प्राकृतिक खाद का उपयोग करना है, गोबर की खाद का उपयोग करना है ना। तो इसके लिए हम सलाह देंगे और हमें भी सलाह दी जा रही है। अपने आसपास के बगीचे, खेतों में जाएं और पता लगाकर उनमें डाले जाने वाले रासायनिक तथा प्राकृतिक खाद की सूची अपनी कॉपी में बनाएं, है ना। हमें आसपास में देखना है, हमारे जो बगीचे हैं, खेत हैं, है ना, खेतों में जाना है और पता लगाना है कि इन खेतों में कौन से रासायनिक या फिर प्राकृतिक खाद डाला गया है। ठीक है, अब देखिए 2.3.4, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण। अब हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में जानेंगे कि ध्वनि के कारण भी क्या होता है, प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण, अब हम एक अलग प्रकार के प्रदूषण की बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ध्वनि के कारण भी प्रदूषण होते हैं, है ना, ध्वनि प्रदूषण जिसे कहते हैं। अब हम एक अलग प्रकार के प्रदूषण की बात करेंगे। आप में से जो शहरों में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि सुबह होते ही सड़कों पर वाहन दौड़ने लगते हैं, है ना बच्चों। आप लोगों ने देखा होगा कि सड़कों पर वाहन सुबह सुबह ही शहरों में दौड़ने लगता है, जिसके वजह से बहुत सारी आवाज़ होती है और ध्वनि प्रदूषण होता है। वाहनों के इंजन और हॉर्न से तेज आवाज़ या ध्वनि निकलती है। आप अपनी कॉपी में ऐसे ध्वनि स्रोतों की सूची बनाइए जिनकी आवाज़ बहुत तेज होती है। लगातार बहुत तेज आवाज़ कानों पर पड़ती रहे तो इससे मनुष्य की सुनने की क्षमता कम हो जाती है ना। इसलिए हमें ध्वनि प्रदूषण भी रोकना है बच्चों। या यह बहरा हो जाता है ना, या तो सुनने की क्षमता कम हो जाएगी या फिर वो बहरा हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण का स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे सिर दर्द, चक्कर आना आदि शारीरिक कष्ट हो सकते
है ना। क्या होता है अधिक ध्वनि के कारण, है ना, बहुत अधिक चिड़चिड़ापन लगता है मनुष्य को, सिर दर्द भी होता है और चक्कर भी आने लगता है। ठीक है, ये सारी इस प्रकार के कष्ट हो सकते हैं, इसलिए हमें ध्वनि प्रदूषण नहीं करना चाहिए, है ना। अब देखते हैं हम 2.4, ठीक है, वन संरक्षण, वृक्षारोपण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। आप लोग क्या समझते हैं बच्चों? वन संरक्षण मतलब वन संरक्षण, वनों की सुरक्षा, वृक्षारोपण मतलब वृक्ष रोपना, है ना, रोपण करना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, ठीक है, और वन्य जीवों की सुरक्षा, जो वन में रहने वाले जीव हैं उनकी सुरक्षा। ठीक है, मनुष्य अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट कर रहा है ना। आप सभी को पता है बच्चों कि मनुष्य क्या है, निरंतर अपने जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है, अपनी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए जो प्राकृतिक पर्यावरण को क्या करते जा रहा है, नष्ट करते जा रहा है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वनों को और वन्य जीवों को भी हानि पहुंचा रहा है। वनों की कटाई से वन्य जीवों का जीवन असुरक्षित हो गया है। ठीक है, वन को अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जिससे जो वन जीव है ना, वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनका जीवन असुरक्षित हो गया है। पूर्व में आपने जाना कि प्रत्येक क्षेत्र में एक खाद्य श्रृंखला चलती है ना, हर जगह की प्रत्येक क्षेत्र में क्या होता है, खाद्य श्रृंखला चलती है। इस खाद्य श्रृंखला से कोई भी जीव हट जाए तो खाद्य श्रृंखला टूट जाती है। इससे प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए तथा वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है बच्चों कि हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए और अधिक से अधिक मात्रा में हमें वृक्ष लगाना चाहिए। ठीक है, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। हमारे प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान और कितने अभयारण्य हैं, पता कीजिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख वनस्पतियाँ क्या है? साल, सागौन, बीजा, शीशम, बांस, तेंदू, महुआ, सरई, सेमल आदि है। वन्य जीव जंतु भी यहाँ बहुतायत में है। जंगली पशुओं में खरगोश, चीतल, सांभर, कोठरी, नीलगाय, वन भैंसा जिसे बायसन भी कहा जाता है, हाथी, भालू, शेर, तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा, लोमड़ी प्रमुख है ना बच्चों। पक्षियों में पहाड़ी मैना, कोयल, दूधराज, मोर, बगुला आदि प्रमुख है। ठीक है, और सर्पों के विभिन्न प्रजातियां जैसे नाग, करैत मीन्स कैरेट आप लोग जानते हो, है ना, इसको करैट बोलते हैं। अजगर, धामन मतलब धमना जिसे बोलते हैं हम, अपना नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसमें धमना बोलते हैं, धमना के नाम से जानते हैं, इसे धामन कहते हैं, आदि पाई जाती हैं। राज्य के वनों में आदिवासी निवास करते हैं। इनका जीवन पूर्ण रूप से वनों पर आश्रित है। हमारा राज्य जैव विविधता का एक अच्छा उदाहरण है ना, विविधता का अच्छा उदाहरण है। तो आप सभी जानते हैं कि जो वनस्पतियां हैं, है ना, जितने भी पेड़ पौधे हैं इन पर हम निर्भर हैं, है ना। और जो पहाड़ी मैना है, जो विभिन्न प्रकार के जो सर्प जाति के हैं, ये सब क्या है, हमारा जो निवास जो राज्य है वो वनों में आदिवासी निवास करते हैं। और ये आदिवासी जो निवासी हैं ये किन पर डिपेंड होते हैं, ये वनों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, इसलिए वनों की कटाई नहीं करना चाहिए, वनों अधिक से अधिक वृक्ष रोपण करना चाहिए। अब हम देखेंगे 2.5, यदि अधिक वर्षा हो तो क्या होगा। संसार के कुछ भागों में वर्ष भर वर्षा होती है ना, कहीं कहीं पर क्या होता है बच्चों, बहुत वर्ष भर मतलब सालों वर्षा ही होती रहती है। और कुछ स्थानों या स्थान ऐसे भी हैं जहां वर्षा कुछ दिनों के लिए होती है। वर्षा का समय, अवधि मतलब वही होता है समय, है ना, तथा मतलब काल तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है। अत्यधिक वर्षा से
बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भारी वर्षा से नदी नालों में पानी का स्तर बढ़ सकता है और यह फैलकर बाढ़ का रूप ले लेता है। तो बच्चों क्या होता है, यदि दिन बहुत अधिक मात्रा में पानी आता रहे, बारिश होती रही तो बाढ़ का रूप ले लेगा और बाढ़ से फसल हो गए, पशु हो गए, मानव संपदा हो गए, ये मानव संपदा को हानि पहुंचती है। और जब बाढ़ का पानी उतरता है तो बहुत से जलीय जीव जो हैं वो कीचड़ में फंस कर मर जाते हैं। इस समय बहुत से रोग या रोगों के रोगाणु भी उत्पन्न होते हैं जो कई बीमारियां फैलाते हैं। तो बच्चों क्या होता है, बहुत अधिक वर्षा से क्या होगा, तो बहुत अधिक वर्षा से क्या होता है बच्चों, हानि होता है। किनको फसलों को हानि होता है, पशुओं को हानि होता है, और जो मानव संपदा है ना, मान लो बहुत सारे जो हमारे सोसाइटी में है ना, गोदाम में बहुत सारे हमारे खाद्य चीज़ें रखी होती हैं, वो सभी को हानि पहुंचती है। ठीक है, सूखा पड़ जाता है, मतलब क्या होना चाहिए, सूखा नहीं, भूखमरी जैसे प्रॉब्लम आ सकती है ना। और यदि पानी ना आए तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, है ना। बहुत अगर पानी नहीं भी आता है तो सूखा पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर है 2.6, यदि बहुत समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। यदि किसी क्षेत्र में 1 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। यदि ऐसा होता है तो उस क्षेत्र के कुओं तालाबों में पानी का स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और कुछ तो पूरे सूख जाते हैं, इसे सूखा पड़ना कहते हैं। वाष्पन के कारण भूमि से लगातार पानी की हानि होती रहती है, जिसके कारण मिट्टी सूख जाती है। सूखा पड़ने पर खाद्यान्न एवं चारा प्राप्त करना कठिन हो जाता है। आपने अखबार तथा टेलीविज़न में सूखे के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों हमने ये जाना कि बहुत अधिक वर्षा होता है तो भी हमें प्रॉब्लम होता है, और यदि वर्षा ना हो तो भी प्रॉब्लम होता है। किस प्रकार की प्रॉब्लम होता है, यदि वर्षा ना हो तो सूखा पड़ जाता है ना, हमारा जो पानी का स्तर है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार के हमें समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। इससे भी हमारे फसल को यदि पानी समय पर ना मिले तो हमारा फसल भी नहीं होंगे ठीक से, तो इससे भी भूखमरी आ सकती है ना। अब देखिए, सूखा पड़ने पर खाद्यान्न एवं चारा प्राप्त करना कठिन हो जाता है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है खाद्यान्न कठिन हो जाता है। ठीक है, तो अपने शिक्षक मित्रों तथा परिवार के सदस्यों से चर्चा कीजिए। तो हमें यहाँ पर चर्चा करना है। तो आइए हम देखते हैं, सदस्यों से चर्चा कीजिए तथा विभिन्न तरीकों से जानकारी एकत्र कीजिए। बाढ़ तथा सूखा पड़ने पर अपनी भूमिका पर कक्षा के साथियों के साथ विचार कीजिए। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है, जबकि जनसंख्या वृद्धि तथा अति उपयोग के कारण इसकी मात्रा लगातार घटती जा रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, सावधानी बरती जाए, जिससे जल का अपव्यय ना हो। अपव्यय मतलब अधिक खर्च ना हो, फालतू खर्च ना हो। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं, हमने सीखा सजीव एवं निर्जीव घटक मिलकर क्या बनाते हैं, पर्यावरण बनाते हैं। पर्यावरण में सजीव एवं निर्जीव घटकों की पारस्परिक निर्भरता होती है ना, एक दूसरे पर क्या होते हैं, ये निर्भर होते हैं। प्रकाश, ताप, जल, वायु, मिट्टी तथा खनिज निर्जीव घटक कहलाते हैं। पौधे एवं जंतु कौन से घटक कहलाते हैं, सजीव घटक कहलाते हैं। ठीक है, भोजन, आवास एवं सुरक्षा हेतु सजीव एवं निर्जीव परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उत्पादकों और उपभोक्ताओं से खाद्य श्रृंखला बनती है। प्रदूषित वायु, प्रदूषित जल, प्रदूषित भूमि, तीव्र ध्वनि से पर्यावरण क्या होता है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। यदि बारिश ना हो, बारिश अधिक हो तो भी है ना, हमारा पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषित होता है। पर्यावरण प्रदूषण पर रोक, वृक्षारोपण एवं वन्य प्राणी संरक्षण से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है।
अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा ना हो तो क्या हो जाता है, वर्षा होने पर सूखा पड़ जाता है, वर्षा ना होने पर सूखा पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, होमवर्क है। अपने आसपास पाए जाने वाले दो शाकाहारी मांसाहारी जंतुओं के नाम लिखिए, है ना। शाकाहारी जंतु कौन कौन है और मांसाहारी जंतु, अलग अलग आप लोगों को नाम लिख के बताना है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को लिखना है ये 5 नंबर के क्वेश्चन और ये 7 नंबर के क्वेश्चन। वन्य जीवों की सुरक्षा के उपाय लिखिए। तो आपको ये क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में बनाना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है।